नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश, जिसमें आज हम बात करेंगे सरकार के प्रयासों की। विरासत से विकास, मध्य प्रदेश सरकार का प्रयास। जी हां, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार विरासत को संरक्षण करते हुए विकास के नए आयाम गढ़ रही है। एमपी अपनी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व के कारण देश में विशेष स्थान रखता है, जिससे एक सशक्त और समृद्ध मध्य प्रदेश का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के विकास की नई गाथा लिखते हुए समृद्धि की पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूत्र वाक्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश की अपनी गौरवशाली विरासत को सहेजते हुए विकास को गति दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें हैं जिनको संरक्षित और जीवंत रखने का संकल्प है। प्रदेश में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब राज्य सरकार ने भी नीतियां तैयार की हैं। 18 अप्रैल को यानी कि आज पूरी दुनिया में विश्व धरोहर दिवस मनाया जा रहा है। भारत हमेशा से ही पूरी दुनिया में धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों का गढ़ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहरें, संस्कृति और गौरवशाली परंपराएं हमेशा से ही दुनिया भर के आकर्षण का केंद्र रही हैं। मध्य प्रदेश के ये स्थल न केवल मन को सुकून देते हैं, बल्कि मानव सभ्यता, कला, कौशल से आज की पीढ़ी को अवगत कराते हैं। यहाँ पर्यटकों को सबसे अधिक विविधता देखने को मिलती है और प्रदेश सरकार की भी यही कोशिश है कि विरासत को सहेजते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ा जाए। विरासत से विकास की ओर इस विषय पर हम परिचर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये एक डॉक्यूमेंट्री देख लेते हैं। जब विरासत के संरक्षण के साथ विकास के नए आयाम गढ़े जाते हैं, तब निर्माण होता है सशक्त मध्य प्रदेश और समृद्ध भारत का। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ध्येय सूत्र विरासत से विकास की ओर कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश स्थापित कर रहा है विकास के नए आयाम। मध्य प्रदेश जो सांस्कृतिक चेतना की धड़कन है, जहां सम्राट विक्रमादित्य की परंपरा आज भी जीवंत है, प्रदेश अब विकास की गति से जोड़ रहा है अपनी गौरवशाली विरासत को। इसी क्रम में देश का हृदय प्रदेश धार्मिक पर्यटन के विकास का संकल्प लेकर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। बाबा महाकाल की ऐतिहासिक नगरी उज्जैन में महाकाल लोक और श्री कृष्ण पाथेर व राम वन गमन पथ के निर्माण की योजना देश ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों का ध्यान भी अपनी ओर खींच रही है। पावन तीर्थ चित्रकूट में घाटों का विकास आस्था की अमिट पहचान बन रहा है और ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची एकात्मता की प्रतिमा लोगों की आस्था और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। प्रदेश की प्राचीन धरोहरों को सहेजते हुए विकास के हर संकल्प के साथ मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने हमारे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया है और इसी सिलसिले में हम लगातार अपने सभी देवस्थान जहां से धार्मिक पर्यटन की पूरे देश और दुनिया से लोगों की आस्था जुटी है, उनके प्रबंधन की दृष्टि से लगातार ध्यान दे रहे हैं। हाल ही में प्रदेश की 4 ऐतिहासिक धरोहरों का यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल होना प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। सम्राट अशोक के शिलालेख, 64 योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर और बुंदेला शासकों के महल और किलों को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में घोषित होना प्रमाणित करता है कि मध्य प्रदेश अपनी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व के कारण देश में विशेष स्थान रखता है। गत वर्ष भी यूनेस्को ने प्रदेश की 6 धरोहरों ग्वालियर का किला, बुरहानपुर का खूनी भंडारा, चंबल घाटी के शैल कला स्थल, भोजपुर का भोजेश्वर महादेव मंदिर, मंडला स्थित रामनगर के गौंड स्मारक और धमनार का ऐतिहासिक समूह को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया था। मध्य प्रदेश में अब यूनेस्को द्वारा घोषित 18 धरोहर हैं, जिनमें 3 स्थायी और 15 टेंटेटिव सूची में हैं। विरासत से विकास की ओर का जो स्लोगन है, उस दिशा में हमारी मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक समृद्ध धरोहर को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री हमारे अपने प्रत्येक क्षेत्र में, खासकर यूनेस्को ने 4 टेंटेटिव लिस्ट में इस बार फिर हमारी नई धरोहर जुड़ी है। ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है और खासकर मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने की बात भी है। यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में प्रदेश के खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं
और सांची स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थायी सूची में शामिल हैं। वहीं यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में मांडू में स्मारकों का समूह, ओरछा का ऐतिहासिक समूह, नर्मदा घाटी में भेड़ा घाट, लमेटा घाट, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और चंदेरी भी शामिल है। ये उपलब्धियां हमारी धरोहर के संरक्षण तथा संवर्धन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। मध्य प्रदेश अपनी जड़ों से जुड़कर आगे बढ़ रहा है, अपनी विरासत को संजोकर विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। तो विश्व विरासत दिवस पर आज हम इस विशेष मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे, परिचर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका परिचर्चा में। और पर्यावरणविद भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी। सुशील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवशेखर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस परिचर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। जहां देश का दिल मध्य प्रदेश, हमारे मध्य प्रदेश में ना विरासतों की कमी है और ना ही धरोहरों की। जरूरत थी इन्हें सहेजने की, जो कि अब मोहन सरकार कर रही है। तो इन धरोहरों को सहेजने के साथ विरासत के विकास को किस तरीके से आप देखते हैं और विकास किस तरीके से गति पकड़ेगा सरकार की इस पहल के बाद? हम बहुत भाग्यशाली हैं कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा प्रदेश है जिसमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर के मॉडर्न समय तक सभी जो इराज हैं, जो पीरियड्स हैं, हिस्टोरिकल पीरियड्स हैं, उनके मॉन्यूमेंट्स और फोर्ट्स और बहुत सुंदर सुंदर जो हमारे विरासत है, धरोहर है, वो सब यहाँ पे उपलब्ध है और बहुत ही अच्छी हालत में है। तो मध्य प्रदेश आज अब मुझे बताते खुशी है कि पूरे देश में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जितनी भी हैं उसमें लगभग 1/4 अब हमने मध्य प्रदेश की शामिल करा ली है। 62 टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो टेंटेटिव लिस्ट में हैं यूनेस्को की। उसमें मध्य प्रदेश की 18 साइट्स हो गई हैं, जिसमें से 3 परमानेंट लिस्ट में हैं और 15 टेंटेटिव लिस्ट में हैं, जिनको परमानेंट लिस्ट में शामिल करने के भी प्रयास आगे जारी रहेंगे। तो जब इतनी बड़ी संख्या में हमारे पास धरोहर उपलब्ध है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि ना उसे आगे की पीढ़ी के लिए संरक्षित करें, संवर्धित करें और बेहतर तरीके से उसे आगे की जनरेशन के सामने रखें हैं, बल्कि ये भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो आज की पीढ़ी है, वो अपने गौरवशाली इतिहास से परिचित हो सके और उन्हें एक गर्व का अनुभव हो कि हमारा देश और हमारा प्रदेश ऐतिहासिक रूप से कितना समृद्ध प्रदेश है। यहाँ पे जितने भी शासक हुए अनेक अलग अलग समयों में, उन्होंने उस इतिहास के पन्नों में अपने सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जो धरोहरें बनाई और हमें सौंपी, जो आज हम जिसके हम देखरेख कर रहे हैं। तो ये गर्व से भरने वाला समय है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से इतिहास और संस्कृति के बहुत बड़े संरक्षक हैं और वो हमेशा इस बात के लिए हमें ये मोटिवेट करते हैं कि हम कैसे अपनी इस विरासत को न केवल पर्यटन की दृष्टि से बल्कि ऐसे रिसर्चर्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये सहज करके रखना। इसको वो हमें जो मोटिवेशन मिलता है उससे हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया 18 यूनेस्को के साइट्स मध्य प्रदेश में आज हैं, हमें इसका गर्व है और आगे आने वाले समय में कम से कम 10 साइट्स और इसमें जोड़ने का हमारा प्रयास जारी है। साथ ही यूनेस्को के साथ मिलकर के हम जैसे ग्वालियर, वहाँ की हमारी जो परंपराएं हैं, सांगीतिक परंपराएं हैं, उन्हें विश्व पटल पर अंकित करने के लिए उसे यूनेस्को ने उसके सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया है। तो उससे जितने भी और इस प्रकार के शहर हैं पूरे दुनिया में, उन सब से ग्वालियर को एक पहचान मिल गई है। इसी प्रकार के आने वाले समय में हम भोपाल को यूनेस्को के ऐसे शहरों की श्रेणी जो कि साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसमें हम जुड़वाने का प्रयास करेंगे। तो इन सारे प्रयासों का लबोलुबाद ये है कि न केवल हम अपनी धरोहर को संरक्षित करें, बल्कि उसे इस प्रकार से प्रेजेंट करें कि देशी विदेशी सभी इतिहास के जो चाहने वाले लोग हैं वो वहाँ पर आएं और उसको देखें, समझें, उसे न केवल ज्ञान ग्रहण करें बल्कि उनके लिए ये आगे का भविष्य भी तय करने में सहायता दे। तो ये मध्य प्रदेश संस्कृति और पर्यटन विभाग इसमें जी जान से जुटा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवशेखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आगे की परिचर्चा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पर्यावरणविद
सुशील जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आगे की चर्चा शुरू करते हैं। सुशील जी, आपके पास मैं आता हूं और आपसे मैं समझूंगा कि सरकार जिस तरीके से अब काम कर रही है विरासत से विकास की तरफ, एक बात बहुत अच्छी कही शिवशेखर जी ने कि हमारी आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की विरासत क्या थी, संस्कृति कैसी थी, आर्किटेक्चर कैसा था, हमारी जो धरोहर थी वो कैसी थी। ये जानना आने वाली पीढ़ी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उन्हें भी प्रेरणा मिले। सरकार के इस कदम को कैसे देखते हैं आप, क्या बदलाव होंगे? कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ी को कम से कम अपनी समृद्धशाली विरासत के बारे में न केवल ज्ञान हो बल्कि अभिमान भी होना चाहिए। हमारी विरासत सिर्फ पत्थरों, लिपियों या खंडहरों से नहीं बनी है। यह मंदिर की दीवार की प्रत्येक फुसफुसाहट या प्राचीन किलों की प्रत्येक नक्काशी और पीढ़ियों से चले आ रहे प्रत्येक लोकगीत में मौजूद है। ये हमारी नई पीढ़ी को ये सब पता होना चाहिए। ये विरासत हमें और आपको बताती है कि हम कौन थे, हमारा इतिहास क्या था, हमारी संस्कृति क्या थी, कालक्रम में हम किस प्रकार से जीवन जीते रहे। मतलब हम कह सकते हैं कि विश्व विरासत दिवस दिल से हमें सबको ये याद दिलाता है कि इन कालातीत निधियों की ना केवल हमारे आने वाली पीढ़ी प्रशंसा करे बल्कि उन्हें संरक्षित करने के लिए भी वो आगे आए, प्रयास करे। और मुझे बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि चूंकि मध्य प्रदेश तो अपना देश का एक दिल है और उस दिल में जो लगभग 18 के आसपास जो विश्व धरोहर पाई जा रही हैं और उनको बचाने में हमारे जो नौजवान युवा हैं, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, वो हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उनकी पहल पर आगे आएंगे और अपनी विरासत को जानते हुए और आगे आने वाली विरासत के लिए भी इसे सहेज के रखेंगे और एक प्रकार का वो अपने आप का ज्ञानार्जन भी करेंगे। मैं कह सकता हूँ, मैं कुछ पंक्तियों से इसको बताना चाहूंगा कि वक्त की गर्द में खो न जाए ये निशान, संभालिए धरोहरें ये हैं हमारी जान, इन्हें बचाना हमारा फर्ज है क्योंकि बच्चों यही है हमारी पहचान। तो जैसा आपने कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा, उन्हें ही बचाना पड़ेगा, उनके ही कंधों में पर पूरा ये दारोमदार जो केंद्रित है। हम कह सकते कि हर एक ईंट में बसी है एक दास्तान, हर गुंबद से गूंजता है हिंदुस्तान, संस्कृति की छाया है ये धरोहरें, आओ इन्हें बचाएं हम सब मिलकर। तो जो आज का नवयुवक है उसको ये पुनर्स्मृत करवाने की बहुत आवश्यकता थी और इसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये जो उन्होंने ये कार्यक्रम चलाया है, ये इस प्रकार की पहल की है जिसके द्वारा हमारे बच्चे पीढ़ियों के इतिहास जान पाएंगे, वो उन पत्थरों के पास जाएंगे, उन पत्थरों से जो चीख चीख कर जो गवाहियां आ रही हैं हमारी विरासत और समृद्धि की, उसके बारे में वो जान पाएंगे। और मुझे साथ में विरासत के साथ ये चीज जोड़ते हुए भी बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मैं पर्यावरण संरक्षण से ताल्लुक रखता हूँ। तो मध्य प्रदेश की एक बहुत ही कह सकते हैं कि फली फूली या समृद्ध एक विरासत रही है पर्यावरण संरक्षण के रूप में। एक प्रकार की ही विरासत है। मध्य प्रदेश में ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और सेंचुरीज हैं जो न केवल उन जो वन्य जीव हैं, वाइल्ड एनिमल, उनको पल्लवित पोषित आगे उनको प्रजनन का मौका दे रहे, बल्कि उनके संरक्षण में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे। और किसी भी राज्य के लिए, अगर किसी भी राज्य के पास ज्यादा से ज्यादा बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, चाहे वो वन के रूप में हो सकती है, चाहे वो जीव जंतुओं के रूप में हो सकती है, तो ये जो जैव विविधता है ये उस राज्य का, उस देश का एक आर्थिक आधार भी है, एक प्रकार की उनकी इकोनॉमिक वेलबीइंग के लिए भी बहुत जरूरी है। और साथ में अगर हमारे किसी भी प्रदेश के साथ, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में हम लोग बहुत किस्मती हैं, हम लोग इस पे गर्व करना चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारी ऐसी विरासतें हैं जहां पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। और पर्यटन की अपार संभावनाओं के साथ न केवल लोग
वहां पर आएंगे, चूंकि मुख्यमंत्री जी की जो इस पहल का के आधार पर, बल्कि ऐसी आगे जगहों को चल अगर के डेवलप किया जाता है, वहां का सौंदर्यीकरण किया जाता है, तो जरूरत से ज्यादा वहां पर रोजगार भी बनेंगे और युवाओं को भी मौका मिलेगा। सर, बिल्कुल समय बचता है तो बिल्कुल वापस से मैं आऊंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी जुड़े हैं। रमेश जी, जी जितना मैं समझता हूं कि ईद में दादी का दिया हुआ नोट हो या फिर शादी में दादाजी का कोट हो, ये भी विरासत है। कटंगी के रसगुल्ले बनाने की कला हो या फिर ग्वालियर के किले और खजुराहो के मंदिर, ये भी विरासत है। सरकार विरासत को सहेजने का काम कर रही है, लेकिन जनता की भी जिम्मेदारी है कि उस विरासत के बारे में जाने। इस ओर भी सरकार प्रयास कर रही है। तो ये जो सरकार प्रयास कर रही है विरासत से विकास की ओर, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या बदलाव आएंगे? देखिए, मेरी दृष्टि से ये सरकार का बहुत जो कदम है, ये बहुत सराहनीय कदम है। मोटे तौर पर वही वृक्ष आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं जो अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं और उनकी जड़ें गहरी होती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश और भारत की जो विरासत है वो बहुत गहरी है, हजारों हजार साल पुरानी है। जिसको हम ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से भी देख सकते हैं और हमारे शिल्प की दृष्टि से भी देख सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, भारत में और विशेषकर मध्य प्रदेश में यदि हम 64 योगिनी मंदिर को ही देखें तो 64 योगिनी मंदिर मौर्य काल में बना। इसका अर्थ है, और उसकी कला आप देखिए कि उसका मतलब है कि भारत का जो शिल्प है पत्थरों पर भी 2500 साल पहले उतार सकता था। हम पत्थरों पर तब शिल्प उतार सकते थे जब दुनिया 16वीं शताब्दी तक इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि दुनिया गोल है, जबकि ऋग्वेद में भूगोल शब्द आया है, अथर्ववेद में आया है कि धरती को सूर्य ने घुमा रखा है। तो कहीं ना कहीं ये जो विरासत हमारी केवल पत्थरों में ही नहीं है, हमारी विरासत ज्ञान परंपरा की भी जो विरासत है, उन सारी विरासत को सहेजने की बहुत आवश्यकता है। और मोटे तौर पर पूरी दुनिया विरासत सहेज रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, लैटिन अमेरिका में खुदाई हो रही है, आयरलैंड में मिल रहा है, स्टोन ऑफ डेस्टिनी मिल रहा है। तो वो सारे के सारे लोग सब, मिस्र में आप देखिए पिरामिड को उन्होंने सहेज करके रखा है। लेकिन भारत में एक अंतरधारा ऐसी रही है जो कहीं ना कहीं इस विरासत को नष्ट करने का षड्यंत्र करती रही है। तो मैं समझता हूं उससे मुक्त होकर के एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, विरासत को आकलन का, पुराने समय के आकलन करने का, वो जो एक हेलमेट अंग्रेज हमको पहना गए हैं, उस हेलमेट को उतार करके फेंक करके हमको अपने ढंग से विरासत पे विचार करना चाहिए। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। विशेषकर मैं बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि ये जो अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच की जो धरती है, ये संसार की सबसे प्राचीन धरती है। मानव सभ्यता और प्राणी सभ्यता का उद्भव यहाँ सबसे ज्यादा हुआ है, इसीलिए मंडला के पास डायनासोर के अवशेष मिले हैं। तो कुल मिलाकर के हम अतीत में जहां तक जाते हैं हमको यहाँ परंपरा मिलती है। तो वो जो मैं कह रहा हूँ, हेलमेट उतार करके अंग्रेजों का फेंक करके हमको अपने ढंग से देखना। अब जैसे भीमबेटका को देख लीजिए, भोजपुर मंदिर को देख लीजिए, यहाँ हमारे यहाँ शिमला पहाड़ी को देख लीजिए, उज्जैन में देख लीजिए, कोलू खेड़ा में देख लीजिए। ये जो विरासतें मिली हैं, खासतौर से शैल चित्र मिले हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या विज्ञान अब इतना तरक्की कर गया है, सूरज के करीब पहुंच रहा है, चांद के तो बहुत दिन पहले ही पार पहुंच गया, क्या कोई ऐसा केमिकल बना पाए हैं जिससे चित्र आज बना दें और खुले आसमान में पड़ा रहे और वो साल भर तक भी रह पाए? जब आज का इतना उन्नत विज्ञान ये नहीं बना पाया, तो वो जो कैसे संभव है कि फूल के रंग निकाला, पत्ती का रंग निकाला? इसका अर्थ है कि उस जमाने में विज्ञान आज के विज्ञान से बहुत उन्नत रहा होगा और उन्होंने केमिकल से ही वो चित्र बनाए होंगे, और वो तकनीक हम नहीं समझ पा रहे हैं। जी, तो वो जो टेक्निक हमको समझना और उसको समझ करके काम करना। आप कल्पना कर सकते हैं उज्जैन का विकास कैसे हुआ? उज्जैन कर्क रेखा के सेंटर में आती है और वहां का अगर विकास आप कल्पना कर सकते हैं, 2000 साल पहले, 2000 साल, हमारा विक्रम संवत जो चल रहा है 2081 पूरे हो गए, 82 चल रहा है। 2000 साल पहले, 2082 साल पहले हमारे पूर्वज ग्रहों की गति स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति, सूर्य और चंद्रमा की गति का अंतर जानते थे। विक्रम के जो हमारा पंचांग है उसमें चंद्र वर्ष जो होता है वो 355 दिन का होता है और सूर्य वर्ष 365 दिन का होता है। अगर उसके कैलकुलेशन से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का टाइम निर्धारित होता है, आधुनिक विज्ञान उसमें 1 सेकंड का फर्क नहीं निकाल पाता है। तो इतना उन्नत विज्ञान रहा है, हमको कहीं ना कहीं वो सारी चीजों को हटा करके हमको अपने स्वत्व के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर करना है। एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ, बात हालांकि मेरी लंबी हो गई। आप कल्पना कर सकते हैं
ये जो नासा ने खोजा है, जिसको उन्होंने एडम ब्रिज नाम दिया है, हमने उसका राम सेतु नाम दिया है, वो लगभग 16 लाख वर्ष पहले मनुष्य के द्वारा निर्मित है। इसका मतलब है कि 16.5 लाख वर्ष पहले भारत का जो मानव था वो इतना उन्नत था कि उसने भारत और श्रीलंका के बीच में एक पुल बना लिया था। वो जो टेक्नोलॉजी है वो हमारा ज्ञान है, हमको इसको 4-5% देखना है। कहीं ना कहीं विदिशा का बीजा मंडल हो सकता है, हेलियोदर का स्तंभ हो सकता है, खजुराहो के मंदिर हो सकते हैं, 64 योगिनी मंदिर हो सकती है, साल भंजिका हो सकती है, ये जो शैलाश्रय मिल रहे हैं गुफाओं में ये हो सकते हैं। इसके आधार पर, इसके साथ साथ हमको उस ज्ञान को भी समेटना है, उसको भी सहेजना है, जिस ज्ञान के आधार पर वो जो पत्थर के ऊपर उन्होंने क्या मूर्तियां निकाली हैं 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, उसकी बारीक आप कटिंग देखिए, उसके चेहरे की बनावट देखिए। वो जो ज्ञान परंपरा है विरासत में वो भी शामिल रहना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी का मैं इसमें आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने कृष्ण पाथे बना करके कहीं ना कहीं जो बौद्धिक संपदा रही है मध्य प्रदेश की धरती की, उसको सहेजने का उन्होंने काम किया है। उन्होंने विक्रमोत्सव शुरू करवाया है। आप ये धरती तो वो पुण्य भूमि है, कपिल मुनि यहाँ तपस्या करने आए हैं, शांडिल्य ऋषि यहाँ तपस्या करने आए हैं, यहाँ कात्यायन ऋषि यहाँ तपस्या करने आए हैं, पूज्य आदि शंकराचार्य जी यहाँ तपस्या करने आए हैं। तो ये वो पुण्य भूमि है, वो ज्ञान की भूमि है, वो ऊर्जा की जहां भूमि पर है, धरोहरों की जिसको कोई कमी सहेजने नहीं की है, बहुत कमी आवश्यकता थी है। यहाँ पर धरोहरों को सहेजने की, जिसके लिए अब मोहन सरकार काम कर रही है। मैं सुशील जी का रुख करूंगा। सुशील जी, पर्यावरणविद के तौर पर आपसे समझना चाहूंगा कि सरकार तो प्रयास कर रही है, लेकिन जिम्मेदारी जनता की भी है। जनता को भी इस ओर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि नदियां भी हमारी धरोहर हैं, उन्हें साफ सुरक्षित रखने की, स्वच्छ रखने की भी जनता की जिम्मेदारी है। जो हमारी धरोहरें उन्हें सहेजने के लिए, उसके बारे में जानने की भी जिम्मेदारी हमारी जनता की है। तो जनता की तरफ से क्या जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। और चूंकि हम और आप इंसान इतने लालची हो गए कि हम और आप लोग सदैव ये सोचते हैं कि शायद नदियों को, जल को, जंगल, जमीन को और इस विरासत को कोई बचाने के लिए मसीहा आएगा, या इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट्स, या हमारा WWF या यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत अलग अलग संस्थाएं या सरकार इसको बचाएगी। जबकि ऐसा नहीं, हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी समझना है, हर व्यक्ति का अपना एक योगदान है। इतिहास बताता है कि जितनी भी नदी घाटी सभ्यताएं विकसित हुई, जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई, वो नदियों के किनारे हुई। तो नदियां हमारे आपके लिए पुरातन काल से जीवन दायिनी बनी रही। लेकिन हमने नदियों के साथ किस प्रकार का बर्ताव किया, हमने जंगल के साथ किस प्रकार का बर्ताव किया। अभी आने वाले अभी 6 दिन बाद हम लोग अर्थ डे मनाएंगे 22 अप्रैल को। तब हम एक ऐसी धरती देख रहे हैं जहां चारों तरफ अशांति है, जहां चारों तरफ हमारी विरासतों पर खतरा है, चाहे युद्ध के रूप में हो, चाहे वो घटती हुई जैव विविधता के रूप में हो, चाहे वो पानी के संकट के रूप में पृथ्वी आज करा रही है, चिल्ला रही है। तो कुल मिला के आने वाली पीढ़ी की तरफ हम और आप लोग बहुत ही आशावादी निगाहों से देख रहे हैं। और शायद आने वाली पीढ़ी ही वो पीढ़ी होगी जो अपने अंदर, अपने स्वभाव में ऐसा बदलाव करेगी, अपने जीवनचर्या में ऐसा बदलाव करेगी, अपना जीवन इस प्रकार से जिएगी कि जो न केवल पर्यावरण हितैषी जीवन जिएगी, बल्कि इन विरासतों को भी बचाने में सहयोग देगी। और भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा, चाहे वो आयुष सिस्टम के माध्यम से दुनिया को मिली हो, या फिर भारत के अलग अलग शिलालेखों से मिली हो, या फिर अलग अलग जो ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट हैं, वहां से हम और आप लोग जो देख रहे हैं पाषाण में अंकित जीवन के वो संदेश, उनको हमारी आने वाली पीढ़ी जरूर ग्रहण करेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उस पीढ़ी से ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब भी ऐतिहासिक इमारतों के पास जाएं, विरासतों को देखें, तो कम से कम वहां पर इस प्रकार का कोई भी आप लिख के ना आए, ऐसी अभद्र चीजों को लिख के ना आए जिससे कि उस विरासत को एक बहुत बड़ा नुकसान हो, क्योंकि ये लाखों करोड़ों साल से इन्हें संरक्षित करके रखा गया है। साथ में भारत के जो पुरातन ज्ञान है, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसको भी हमारी आने वाली पीढ़ी को समझने की जरूरत है। उसके लिए उन्हें संस्कृत का अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। सुशील जी, और बिल्कुल सुशील जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उन्नति के नाम पर, टेक्नोलॉजी के नाम पर हमने हरे जंगल काटकर कंक्रीट के जंगल तो बना दिए,
लेकिन अब वक्त आ गया है जंगलों को वापस से पुनर्स्थापित करने के लिए, और इसके साथ साथ अपनी जो धरोहर थी, जिसमें विकास भी था, जिसमें साइंस भी था, विज्ञान भी था और संस्कृति भी थी, उन धरोहरों के बारे में जानने के लिए सरकार इस ओर प्रयास कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रमेश जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे विश्व विरासत दिवस पर, जिस तरीके से सरकार विरासत से विकास की ओर कदम आगे बढ़ा रही है और हमारी जितनी भी धरोहरें उन्हें संजोने का काम कर रही है, इसलिए अब मध्य प्रदेश सरकार की सराहना भी पूरे देश भर में हो रही है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।